जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन जो है उसके बारे में जाना था। अब देखिए, जब भी कोई ना कोई रिएक्शन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्शन जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है, और जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो ज़रूर रहा होगा। तो उसी कारण को समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्या कारण रहे होंगे, जिससे कि जो मेंस है उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास मटेरियल जो है वो आ जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्रिप्स मिशन जो है वो यहाँ पर फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, उसके जो कारण है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। यहाँ पर निगोशिएशन पावर जो है वो बिल्कुल नहीं थी, और जो इंडियंस है वो यहाँ पर अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वही चाह रहे थे। इसीलिए जो क्रिप्स मिशन है वो अब उन्हें आउटडेटेड चेक नज़र आ रहा था, और इसीलिए क्रिप्स मिशन जो है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जापानीज़ है वो ब्रिटिशर्स का डिफीट कर देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। और सिर्फ हराते ही नहीं है, तो यहाँ पर जो इंडियन बॉर्डर्स है उसके पास भी जो जापानीज़ आर्मी है वो पहुँच जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो अब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि भैया अब यहाँ पर जो इंडियंस है उनका समर्थन यहाँ पर लेना होगा, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो क्यों बढ़ गई? वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी वॉर होता है तो उस टाइम पर जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाता है लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइस है तो राइस हमें ज़्यादा सोल्जर जो है उनके लिए देना पड़ेगा, तो इसीलिए जो लोग हैं उनके पास राइस की जो कमी है वो देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर हमें जो बाकी की भी चीज़ें हैं वो भी सोल्जर्स को यहाँ पर देना होता है। इस वजह से जो लोग रहते हैं कंट्री में उनके पास जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, और अगर सप्लाई किसी भी चीज़ का कम हो गया तो डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है उस चीज़ की, और जो प्राइजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब लोगों के पास इतना पैसा था नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों में आक्रोश जो है वो यहाँ पर बढ़ता गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो शॉर्टेज है फूड स्टफ का वो भी देखने को मिला वॉर की वजह से। बट ऑब्वियस है कि जो खाना है, अब यहाँ पर भली बर्गर वगैरह दिख रहा हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो नॉर्मल खाना होता है, जो सोल्जर्स है उन तक पहुँचाना होता है। और वॉर में इतने सारे सोल्जर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें एनर्जी रहने के लिए उन्हें प्रॉपर फूड जो है वो देना ज़रूरी होता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो शॉर्टेज है फूड स्टफ्स का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो फॉरेन सोल्जर्स हैं उनका एरोगेंट बिहेवियर यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है ये पैदा करता है। और ये जो फॉरेन सोल्जर्स थे जो यहाँ पर इंडिया में तैनात थे, इंडिया में स्टेशन किए गए थे, उनका बिहेवियर काफ़ी एरोगेंट था। अब यहाँ पर देखिए, जुलाई 1942 में AICC स्पेशल मीटिंग होती है वर्धा में। ठीक है, वर्धा कहाँ पर है आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इंडिया देखते हो तो यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको वर्धा जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो महाराष्ट्र है उसमें वर्धा में यहाँ पर मीटिंग होती है, और मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर पॉलिसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसे क्रिटिसाइज किया जाता है वॉर फ्रंट पे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आइडिया है स्ट्रगल का उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रगल जो है वो करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ गांधी जी को यहाँ पर ऑथोराइज किया जाता है कि अब वो यहाँ पर चार्ज ले नॉन वायलेंट मास मूवमेंट के लिए, कि भैया अब यहाँ पर जो बड़ी मूवमेंट है वो करनी पड़ेगी। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है अब यहाँ पर नहीं चलने वाला है, अब हम यहाँ पर बड़े स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। और इसी को यहाँ पर एंडोर्स किया जाता है एज अ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। इसे प्रपोज किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और सेकेंड किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब 8 अगस्त 1942 पर हम आते हैं, थोड़ा आगे आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो AICC की मीट हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे में हुई थी, और कहाँ पर, गोवालिया टैंक जो बॉम्बे है वहाँ पर। ठीक है, अब इसे, ये जो मैदान है इसे यहाँ पर अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। इसमें गांधी जी ने क्या किया, इसमें गांधी जी ने जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, या फिर जिसे वर्धा रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो यहाँ पर रेटिफाई जो है वो किया जाता है, और रिजॉल्व किया जाता है कि अब यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है उसका इमीडिएटली खात्मा किया जाए। जितने भी फासिज्म है, इंपेरियलिज्म है, सभी टाइप के, उसका यहाँ पर एंड जो है वो होना चाहिए।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सैंक्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए वो भी करा दिया जाता है। यहाँ पर एंड नहीं, यहाँ पर एंड होना चाहिए, ठीक है। एंड जो है जितने भी फासिज्म है, इंपीरियलिज्म है, वो यहाँ पर होना चाहिए। और उसी के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उसे सैंक्शन भी मिल जाता है। अब चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्विट इंडिया स्लोगन जो है वो किसके द्वारा दिया गया। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा नहीं दिया गया क्विट इंडिया स्लोगन, ये दिया गया यूसुफ मेहरली के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फिर यहाँ पर गांधी जी जो एक स्लोगन देते अपनी तरफ से, वो था डू और डाई। मतलब अब यहाँ पर हमें कुछ भी हो जाए, जो स्वतंत्र है वो हासिल करना ही है। इसीलिए अब यहाँ पर अगर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो भी यहाँ पर आप कीजिए डू और डाई। ये यहाँ पर गांधी जी ने सबके लिए कहा। और यहीं से उन्होंने जितने अलग अलग जो सेक्शंस हैं लोगों के, उन्हें भी यहाँ पर एड्रेस किया। अपनी स्पीच में उन्होंने यहाँ पर जो गांधी जी है, उन्होंने जो यहाँ पर मीटिंग थी उसमें कुछ डायरेक्शन जो है वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, वो यहाँ पर डायरेक्शंस दिए। किन किन को डायरेक्शंस दिए, तो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिए, सोल्जर्स को दिए, स्टूडेंट्स को दिए, पीजेंट्स को दिए, जो रूलर थे प्रिंसली स्टेट्स के उन्हें दिए, और जो लोग हैं प्रिंसली स्टेट्स के उन्हें भी दिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिए, देखिए प्रीलिम्स में भी इस पर कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और उसी के साथ मेंस में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कौन कौन से सेक्शन को यहाँ पर जो एड्रेस है वो किया था, उसी के साथ साथ उन्हें क्या क्या बताया गया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हम देखते हैं तो उन्हें कहा गया था कि आप रिजाइन मत कीजिए, लेकिन जो कांग्रेस है उन्हें अपना समर्थन दीजिए, ठीक है। रिजाइन मत कीजिए ऐसा कहा गया था। इसमें आपको जो एग्जाम में खेल सकती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को गांधी जी ने कहा था कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है, जो हमें पिछले जो मूवमेंट्स है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर गांधी जी ने रिजाइन मत करो कहा, लेकिन अपना जो सपोर्ट है वो कांग्रेस को दो ऐसा कहा। अगर हम सोल्जर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आर्मी को आप छोड़ो मत, लेकिन जो हमारे देश भाई है उन पर आप फायरिंग भी मत करो। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उन्होंने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी स्टडीज़ जो है वो छोड़ दो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टडीज़ छोड़ दूँ और मेरा कुछ नहीं हो पाएगा तो आप मत छोड़ो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर छोड़ दो। जो पीजेंट्स है उनको उन्होंने कहा कि अगर ज़मींदार जो है वो एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है, तो आपने जो रेंट यहाँ पर जो भी तय किए हैं, अग्री किए हैं, उन्हें वो रेंट जो है आप पे करो। लेकिन अगर वो ज़मींदार जो है वो प्रो गवर्नमेंट हो तो फिर आप अपने रेंट जो है वो भी पे मत करो। उसी के साथ साथ जो रूलर थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मासेस है उन्हें सपोर्ट करो और सोवरेनिटी जो है लोगों की वो यहाँ पर एक्सेप्ट करो। और जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर आपका रूलर जो है वो एंटी गवर्नमेंट है तो ही आपके रूलर को आप सपोर्ट करो। मतलब ये अगर जो रूलर ये अगर गवर्नमेंट के फेवर में है तो फिर उसको समर्थन मत दो, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो फिर पूरा उसे समर्थन दो। इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन जो है जो गांधी जी उनके द्वारा अलग अलग सेक्शन की सोसाइटी को यहाँ पर दी गई थी। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 आता है, जहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर गांधी जी और बाकी के जो इमिनेंट कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। जो अब यहाँ पर लीडर थे लोगों के, अब वो यहाँ पर जेल के पीछे चले गए हैं, सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो मतलब अब यहाँ पर जो लीडर्स है वो यहाँ पर अरेस्ट होने के बाद जो मास है वो बड़ा गुस्से में आ जाता है, जो लोग हैं वो बड़े गुस्से में आते हैं, उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूट फूट कर बाहर निकलता है। मतलब ये यही बोलते हैं कि चमायाला बंदूक किधर है मेरी। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि मूवमेंट जो है अब यहाँ पर लीडर लेस हो जाती है और डायरेक्शन लेस हो जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, और लोग जो है अब वो रिबिलियस हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो मूवमेंट है जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था, नॉन वायलेंस का, लेकिन अब वो मर्ज हो जाती है, खुद को मर्ज कर देती है रिवोल्यूशनरी टेररिज्म के साथ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ। टेररिज्म ये शब्द जो है ये हमारे पढ़ाई में लाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं ये जो शब्द है ये हमारे पढ़ाई में क्यों लाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है, फ्रीडम फाइटर्स की जो मूवमेंट है वो बोल सकते हैं। उसके साथ अपने आप को ये जो कैरेक्टर था इस मूवमेंट का, क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो खुद को मर्ज कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है, इन्हें अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। और उसी के साथ साथ जो असेंबली है, पब्लिक मीटिंग है, वो भी यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिए जाते हैं अंडर द रूल 56 ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। और यहाँ पर जो अरुणा असफ अली है वो यहाँ पर कांग्रेस कमेटी को प्रिसाइड करते हैं उस सेशन को 9 अगस्त को, और फ्लैग जो है वो भी होस्ट करते हैं।
तो ये जो नाम है ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स में आपको नाम जो है वो पूछा जा सकता है। और 9 से 13 अगस्त तक जो डिस्टर्बेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, ये सब जगहों पर जो डिस्टर्बेंसेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो इवेंट्स ये 4 दिनों में हमें देखने को मिले हैं, इसे कहा जाता है ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग। क्लियर है? तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होती क्यों है? जिससे कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी यहाँ पर जो मोरल है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहे, है ना। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर आर्म्स है, एम्यूनेशंस है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें सोशलिस्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक मेंबर्स, गांधी की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट है, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लीडर्स के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लीडर्स है? तो राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो जो है बॉम्बे में ये कैरी आउट किया था। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अंडरग्राउंड रेडियो जो है बॉम्बे में वो कैरी आउट किया था। उसी के साथ साथ बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, जो अच्युत पटवर्धन है, सुचेता कृपलानी और आर बी गोनका। तो ये जो लोग हैं ये यहाँ पर लीडर्स रहते हैं जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से लीडर्स अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान तो उसमें शामिल थे। तो ये लीडर्स के नाम आपको पता रहने चाहिए। जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट गुरिल्ला वारफेयर जो है उससे भी संबोधित किया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? तो बिलाया जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर देखने को मिलती है। पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रन की जाती है फॉर अ वीक अंडर चिंटू पांडे। तो ये जो देखिए जो लीडर्स हैं इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कांग्रेस लीडर जो है उन्हें रिलीज भी करवाया था। उसी के साथ साथ हम तमलुक अगर देखते हैं मिडनापोर में, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतलब ये जो बंगाल है वहाँ पर देखने को मिलता है दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक जो जतिया सरकार है अंडर द लीडरशिप ऑफ सचिश चंद्र समथा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साइक्लोन रिलीफ, सोशल वर्क यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो विद्युत वाहिनी है वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी। तो विद्युत वाहिनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया था और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ जब हम सातारा देखते हैं जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो मिड 1943 से लेकर 1945 तक जो प्रति सरकार है नाना पाटिल के साथ उन्होंने यहाँ पर लीड किया। और यहाँ पर जो गुरिल्ला टाइप स्ट्रगल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब हम तेलचर देखते हैं उड़ीसा में, तो यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है रन की जाती है अंडर लक्ष्मण नायक, जो यहाँ पर स्वराज जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो भी देखने को मिलती है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उनके द्वारा सप्रेशन जो है किस तरीके से किया जाता है। तो जब हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक्शन देखते हैं तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है। जो अरेस्ट है, जो डिटेंशन है लोगों का, वो यहाँ पर किया जाता है। जो फायरिंग है पुलिस की वो यहाँ पर की जाती है, लाठी चार्ज किया जाता है। उसी के साथ साथ लोगों को जेल में डाला जाता है। जो कांग्रेस ऑफिसेस है उसे बर्न कर दिया जाता है और जो विलेज है उन्हें हेवीली फाइन किया जाता है। अब इस दौरान जो ये सप्रेशन यहाँ पर सरकार कर रही थी, जो ब्रिटिशर्स है वो कर रहे थे, तो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो मारे भी गए थे। अब इसी के चलते यहाँ पर गांधी जी जो है वो यहाँ पर फास्ट करते हैं। अब फास्ट इसलिए नहीं करते हैं, याद है आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कि वहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हो गया था, जिसके बाद गांधी जी जो है उन्होंने मूवमेंट सीधी विड्रॉ कर दी थी कि यहाँ पर वायलेंस हो गया है, नॉन वायलेंस जब तक रहेगा तो ही यहाँ पर मैं करूँगा, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन यहाँ पर वायलेंस होता है लेकिन फिर भी गांधी जी विड्रॉ नहीं करते हैं। तो मतलब आप दिमाग समझ रहे हो कि उस टाइम पर एक्चुअल में जरूरत होगी, इसलिए यहाँ पर गांधी जी जो है उन्होंने विड्रॉ किया होगा। यहाँ पर गांधी जी को पता है कि अभी हम यहाँ पर एकदम हाई लेवल पर है, यहाँ पर विड्रॉ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर फास्ट क्यों करते हैं गांधी जी? यहाँ पर 10 Feb 1943 को जो फास्टिंग है वो शुरू करते हैं 21 डेज के लिए आगा खान पैलेस जेल में। तो यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो एट्रोसिटीज, ब्रूटलिटीज जो ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई है उसे कंडेम करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, तो नाम कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। महादेव देसाई जो है
ये कौन थे? गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे ये। और उसी के साथ साथ जो उनकी वाइफ थी, वाइफ का नाम तो आप सभी को पता है, कस्तूरबा बाई जो है, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो के जी मशरूवाला है, उन्होंने यहाँ पर जो हरिजन है उसका एडिटर जो है यहाँ पर टेक ओवर कर लिया था, जो गांधी जी उनके अरेस्ट होने के बाद। अब यहाँ पर गांधी जी के फास्टिंग करने की वजह से जो है काफ़ी पॉजिटिव आउटपुट्स देखने को मिले। अब यहाँ पर हुआ क्या, गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ पर फास्टिंग जो की 21 दिनों की, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है और उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर गांधी जी की रिलीज डिमांड कर दी कि भैया तुम एक काम करो, गांधी जी जो है उन्हें रिलीज कर दो भैया, ये नहीं होने वाला है, ये जो तुम कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो। उसी के साथ साथ 3 इंडियन मेंबर जो है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, नेटिव स्टेट ऑफ अनूज जो है पुणे के पास, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लेता है, ड्राफ्ट की जाती है गांधी जी के द्वारा, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। और आउटकम क्या निकलता है, यहाँ पर पब्लिक मोरल जो है काफ़ी ज़्यादा रेज हो जाता है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उनका जो एक पगड़ा है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है, सिर्फ चमड़ी ही हो रही है, बाकी कुछ इनमें दम वम है नहीं। और होता क्या है, 1944 को गांधी जी जो है उन्हें रिलीज कर दिया जाता है और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पर विड्रॉ कर दी जाती है। तो इस तरीके से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका पूरा सार देखने को मिलता है। इसमें हमें अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा लेक्चर को, 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला फेज जो है वो हमें अगस्त 9 से लेकर तो 5 सितंबर तक देखने को मिलता है, जो फर्स्ट फेज है। इसमें हमें मैसिव वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, लेकिन सप्रेशन जो है वो भी उतना ही जल्द से जल्द हो जाता है ना। और अर्बन नेचर में हमें देखने को मिलता है, मतलब जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। हड़ताल बोलो, स्ट्राइक्स बोलो, क्लैशेस जो है पुलिस के साथ, वो सब हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज है वो हमें देखने को मिलता है अगस्त 15 से लेकर तो सितंबर 30 तक। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर कंट्री साइड जो है उस पर फोकस शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो मिलिटेंट स्टूडेंट है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्बन सेंटर से रूरल एरिया की तरफ भी जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो पीजेंट्स रिबेल है वो यहाँ पर निकाले जाते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें थर्ड फेज जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड फेज अक्टूबर से दिसंबर 1942 तक हमें देखने को मिलता है, जहां पर जो लीस्ट फॉर्मिडेबल फेज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उससे यहाँ पर कैरेक्टराइज किया जा सकता है बाय एजुकेटेड यूथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पुलिस है, जो आर्मी इंस्टॉलेशंस है, वो यहाँ पर पूरे ख़राब किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फेज़ 3 में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 3 फेजेस में हम यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसे यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर सार देखा है उसके इससे हम यहाँ पर 3 फेजेस जो है वो डिराइव कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अच्छी तरीके से देखा हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि पार्टिसिपेट किन किन लोगों ने किया था, एक्सटेंशन जो है पार्टिसिपेशन का, मास पार्टिसिपेशन का, वो कितना था। तो हमें यहाँ पर यूथ जो है उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ये फोर फ्रंट पर थे, एकदम आगे थे, एकदम सटीक थे कि भैया हम यहाँ पर तैयार हैं, हम यहाँ पर तैनात हैं। यूथ ने काफ़ी यहाँ पर जो साथ है वो दिया। जो विमेन है, जो महिला है, स्कूल कॉलेज गर्ल जो है ना, वो यहाँ पर उनका हमें बैकबोन देखने को मिलते हैं इस मूवमेंट के। उसमें हमें अरुणा असल अली जो है वो देखने को मिलते हैं, उषा मेहता जो है जिन्होंने रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो जो है वो चलाया था, वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्राइक पर गए थे, लॉकआउट हुआ था, रिप्रेशन जो है वो भी उन्होंने फेस किया था। जो पीजेंट्स है उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो अथॉरिटी है उस सिंबल पर उन्होंने अटैक किया, और यहाँ पर जो एंटी जमींदार वायलेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी अपसेंट था। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस जो है वो पूरा हमें इस पर ही देखने को मिल रहा था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उस पर ही देखने को मिल रहा था। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कम था, कंपेरेटिवली कम था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। जो मुस्लिम्स है उनका भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। मेन स्ट्रॉम जो सेंटर हम बोल सकते हैं मूवमेंट के, वो हमें जो ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस है, जो बिहार है, मिदनापुर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो हमने सेपरेटली भी उनके बारे में देखा था कि कौन कौन से लीडर्स वहाँ पर शामिल थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि किसने ये जो मूवमेंट है उन्हें अपोज किया था। अब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उन्होंने अपोज किया था इस मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पर उन्हें डर था कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको यहाँ पर ऑप्रेस कर दिया जा सकता है ना। अगर ब्रिटिश जो है वो छोड़ के चले गए तो फिर जो हिंदू है वो कम्प्लीटली ऑप्रेस कर देंगे, फिर हमें जो सेपरेट नेशन है वो नहीं मिल पाएगा।
उसी के साथ साथ जो हिंदू महासभा है उन्होंने भी इसका अपोज किया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने भी यहाँ पर अपोज किया था। अपोज इन द सेंस कैसा कि यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर जो है उन्हें यहाँ पर एज अ पीपल वॉर के तौर पर सपोर्ट किया था। ठीक है, पीपल वॉर की तरह, ना कि इंपेरियलिस्टिक वॉर की तरह। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? कम्युनिस्ट पार्टी का प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है किससे जुड़ रही थी? वो जुड़ रही थी रशिया से। क्लियर है, रशिया से उनकी आइडियोलॉजी जुड़ रही थी। अब हुआ क्या था, जैसा कि हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो हिटलर है, जो जर्मनी है, उसने यहाँ पर रशिया जो है उस पर अटैक किया। अब रशिया पर अटैक किया मतलब क्या है? ये आइडियोलॉजी जो है उस पर यहाँ पर अटैक हुआ है। और रशिया जो है वो किसके साथ अलाई था? वो यहाँ पर था ब्रिटिशर्स के साथ अलाई, और इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट जो है ब्रिटिशर्स को मिल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का। समझ में आ गया आपको किस तरीके से आइडियोलॉजी की वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है उन्हें यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था? मतलब दोस्त का दोस्त दोस्त रहेगा, इस तरीके से सपोर्ट जो है वो मिल रहा था। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एलिमेंट जो है स्पॉन्टेनिटी के वो यहाँ पर ज़्यादा हायर थे देन बिफोर। पहले के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। और जो ऑफिशियल्स भी है वो यहाँ पर जो ब्रिटिश की तरफ लॉयल्टी दिखा रहे थे पहले, अब वो इरोड होती जा रही थी। अब उनमें नेशनलिज्म जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मूवमेंट है वो यहाँ पर ट्रुथ स्टैब्लिश कर देता है कि अब यहाँ पर जो इंडिया है उन्हें कोई भी फॉरेन रूल जो है यहाँ पर नहीं चाहिए, कोई भी फॉरेन रूलर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इंडियंस के ही द्वारा जो इंडिया है उन पर शासन किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रेट सिग्निफिकेंस की यहाँ पर जो डिमांड है इंडिपेंडेंस की वो अब अल्टीमेट गोल हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भैया, अब यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप कुछ भी बोलो, यहाँ पर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है सिर्फ वही चाहिए। उसी के साथ साथ कॉमन इंसान जो है अब यहाँ पर अनपैरेलल्ड हीरोइज्म जो है वो भी दिखा रहा था। क्लियर है, कॉमन इंसान भी अब यहाँ पर मास जो है कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुका था। और उसी के साथ साथ जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है अब वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो भी इंडियन होते जा रहे थे। अब उनको भी यहाँ पर लोभ जो है वो नहीं था ब्रिटिश का, अब यहाँ पर पैसे का लोभ नहीं था, लेकिन अब उसमें नेशनलिज्म जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब यहाँ पर जो फीलिंग है अब उनकी कंप्लीटली डाइवर्ट होती जा रही थी। इसीलिए अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि भैया अब यहाँ पर इसे हम ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, और ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। और इसीलिए उसके बाद हमें कई सारे ऑफर जो है वो भी देखने को मिलते हैं, और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ख़त्म होता है।